हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तैयार हैं पढ़ने के लिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारत देश के बारे में कि इसकी अवस्थिति क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हमारे देश के उत्तर में हिमालय और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हम देखेंगे कि जो हमारा हिंद महासागर है, जो कि हिंदुस्तान के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। यह भारत इन चारों दिशाओं में इससे घिरा हुआ है। किससे? उत्तर में हिमालय आपको देखने को मिल जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। हमारा जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल होता है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल किसका? भारत का। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग जो है 3200 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा भारत है ऊपर, यहाँ पे दक्षिण तक, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो हमारा यहाँ पूरब मान लेते हैं, पूरब है, पूरब जो अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक इसका जो विस्तार है लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। और आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल उत्तरी जो मैदान है, यानी कि आपको यूपी का क्षेत्र दिख जाएगा जहाँ पे मैदान है, उपजाऊ जो क्षेत्र पाया जाता है यूपी में सर्वाधिक है। उसके बाद आसमान जो पठारी सतह है, तटीय भाग यानी कि कोस्टल एरिया जो है, एवं द्वीप समूह है, आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यह द्वीप समूह ही है। विभिन्न प्रकार की इस तरह के स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ की जो जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव के साथ साथ भाषा, संस्कृत में भी बहुत भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ पे भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता और प्रजाति विविधता, तमाम प्रकार की विविधता पाई जाती है। फिर भी जो हमारे भारत देश में एकता पाई जाती है, यानी कि विविधता में भी एकता है। इस कारण जो हमारा भारत है एक राष्ट्र के रूप में बंधा हुआ है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो जो भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, जो कि चीन को पीछे छोड़ चुकी है हमारी भारत की जनसंख्या। पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा चीन था, चीन की जो जनसंख्या थी, आबादी थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अब भारत के जो 2023 की रिपोर्ट में देखें तो यहाँ पे भारत की जनसंख्या लगभग जो चीन है इसको भी पीछे छोड़ चुकी है और यह जनसंख्या अभी भी भारत की बढ़ रही है। और जो हमारा जो चीन है, चीन की जनसंख्या दर पे दर घटती जा रही है। उसके बाद देखते हैं हमारी जो भारत की अवस्थिति क्या है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इसको देख लेते पहले। वल्लभ प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो हमने बता दिया, जैसे भारत का जो निचला क्षेत्र है यह 3 तरफ से घिरा हुआ जल से, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। अब इसकी भारत की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मान लेते हैं हमारा कोई, यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पे जो विषुवत रेखा के ऊपर है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत नीचे के जो निचला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारा भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद बोल रहा है कि जो कर्क रेखा है भारत को 23.5 डिग्री से काटती हुई, यानी कि भारत के मध्य से होती हुई गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तर से। ठीक है। अब दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपको जो दिख रहा होगा, इसके 8 के ऊपर एक छोटा सा गोला की तरह, इसको बोलते हैं डिग्री का चिन्ह यानी साइन। और जो आपको 4 के ऊपर इस तरह का कुछ चिन्ह दिख रहा है, साइन दिख रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं मिनट। अगर यही डबल हो जाए तो इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। आपको हम एक फिगर में दिखाते हैं, मैप में किस प्रकार बोल रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको मिल जाएगा विषुवत रेखा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, यहाँ पे इस तरह विषुवत रेखा गई है। और यह जो है हमारा विस्तार ये वाला पॉइंट है, यह लगभग आपको मिल जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, वही बात बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और इसका ऊपरी भाग यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे नीचे आपको मिला 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो विस्तार है यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये वाले भी उत्तर है, और नीचे भी जो मैंने बताया आपको यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यह भी उत्तर वाला है। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है उत्तर दक्षिण, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही उत्तर ही हैं, क्योंकि भारत का जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। और आपको देखने को मिल जाएगा जो इसका पूर्वी विस्तार है, ये वाला भाग आपको इसको मिल जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। और यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे पूरब हो जाएगा 25 मिनट पूरब, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला क्षेत्र है पश्चिम में है। उसके बाद देखते हैं, सॉरी हमने बताया था पश्चिम नहीं है, पूरब भी होगा, दोनों ही। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है यह भी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब होगा। ठीक है। और यह भी जो हमने बताया 68 डिग्री 7 मिनट, यह 68 डिग्री 7 मिनट, यह भी पूरब होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है। ठीक है। अब पूर्वी गोलार्ध क्या कहाँ पे है? तो मान लेते हैं हमारा कोई एक वृत्त है, यानी कि मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी का जो विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहीं से अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, तो यह हमारा पूर्वी भाग हो जाएगा। पूर्वी गोलार्ध इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। और जो हमारा भारत का विस्तार है, यानी कि जो हमारा ये पूर्वी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक के बीच की जो देशांतर होती है लगभग 29 देशांतर होती है। ठीक है। कितना होती है? 29 देशांतरों का विस्तार होता है। यहाँ से यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था देशांतर और अक्षांश वाले टॉपिक में, यानी कि शायद हमारा वो चैप्टर 2 था, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया था देशांतर और अक्षांश के बारे में। तो बहुत अधिक अंतर हो जाने के कारण क्या हुआ? यहाँ पे समय का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बीच की जो समय है लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है, जो कि बहुत अधिक अंतर हो जाता है। इस कारण यहाँ पे कुछ कमेटी के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पे जो भारत का मानक समय है 2 मानक समय होना चाहिए, लेकिन अपने भारत देश में केवल एक ही मानक समय है, जिसको 82.5 डिग्री से मानते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक एक देशांतर के स्थानीय समय में लगभग 4 मिनट होते हैं। मैंने आपको यह भी समझाया था अच्छे से। अगर इसको देशांतर के बारे में अच्छे से समझना हो तो आप उस वाले वीडियो को जाके देखिए, जिसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। वो उसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर, चैप्टर नंबर 2 है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व की अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यह अभी मैंने आपको डिस्कस किया। फिर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय की माना जाता है। ठीक है। इस यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर भी कहा जाता है, इसको अदर नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चर्चा कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देश, सॉरी हमने पूर्वी बोला, भारत के पड़ोसी जो देश है स्थलीय सीमाएं जो भारत से लगाते हैं वो लगभग 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हुआ, तिब्बत, यानी कि इसको हम चीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि चीन अभी तक जो आज के समय पे तिब्बत पे कब्जा कर लिया और अपना क्षेत्र बताता है, जिस कारण हम इसको चीन कह सकते हैं। उसके बाद नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा म्यांमार। ठीक है। कुल 7 देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमाएँ लगाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बताया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा फिगर के बारे में। अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या अरब सागर है,
और यहाँ पे लक्षद्वीप है जो कि भारत का ही क्षेत्र है, यह मालदीव है। उसके बाद ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह भी भारत का क्षेत्र है। और यहाँ पे हिंद महासागर है जो कि हिंदुस्तान के नाम पर ही पड़ा है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के जो जलीय वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं वह क्या है, श्रीलंका है, मालदीव है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी कंट्रीज जो हैं हमारे जो स्टेट हैं सभी स्टेट को दर्शाया गया है। उसके बाद उसका जो कैपिटल है उसके बारे में भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखिए श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, उत्तराखंड का देहरादून, इस प्रकार दिखाया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और प्लस जो है हमारा जो स्टेट है कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है, उसका लोकेशन क्या है यह भी आपको पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट किस किस स्टेट से सीमा साझा करता है, यह भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका, मालदीव जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि, कौन सी जल संधि? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। यह पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। वर्तमान में हम देखें तो जो भारत में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फिर से मैप दिया गया है जो कि भौतिक मैप है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा हिमालय, उत्तर में आपको हिमालय, इसकी भी कई श्रृंखलाएं हैं। और यहाँ पे शिवालिक रेंज जो है सबसे दक्षिण में पाई जाती हैं। यहाँ पे सिंधु नदी ये वाली है और यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब, रावी और सतलुज जो कि सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हो गई? झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलुज क्या हुआ है सबसे यहाँ पे इसके जो सहायक नदी होगी किसकी? सिंधु नदी की। और ये सिंधु नदी जाके आके अरब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो तिब्बत से होकर निकलती है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए जाकर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसी प्रकार जो हमारी गंगा नदी है यह भी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदी आपको दिख जाएगी यमुना नदी, यहाँ पे चंबल नदी, सोन नदी भी है जो कि यहाँ पे बिहार के पास जाके मिलती है इधर से, गंडक नदी, घाघरा नदी, कई प्रकार की जो नदियाँ हैं आके आके जो गंगा नदी है इनमें आके मिलती हैं। और उसके बाद जाके यह गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियाँ जो हैं आके गिरती हैं और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थार मरुस्थल। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान में इसकी स्थिति है अरावली श्रेणी। कौन सा पहाड़ है ये? मैंने कल आपको पहाड़ के बारे में समझाया था अच्छे से। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरावली जो श्रेणी है किस पहाड़ के अंतर्गत आती है, किस पर्वत के अंतर्गत आती है? वलित पर्वत, ब्रह्मोत्तर पर्वत और आपका कौन सा अवशिष्ट पर्वत। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इन्हीं दोनों के बीच से होकर 2 नदियाँ गुजरती है, क्या नाम है इसका? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि अब अपना ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं और अन्य नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, जैसे कि महानदी हुई, गोदावरी नदी हुई, यहाँ पे कृष्णा नदी हुई और यहाँ पे कावेरी नदी आपको दिख जा रही है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है। और इसको हम जो इस वाले क्षेत्रों को हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, जो कि समुद्र के तटों से होकर साझा करती हैं, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। और यहाँ पे हमारा रहा दक्कन का पठार। उसके बाद आपको दिख जाएगा यह हमारा है लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बच्चों को भी पता होगा कि हमारे भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है।
ये तो यहाँ पे लिखा है, बता दिया हमने। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाई आधार पे हुआ। किस आधार पे हुआ? भाषाई आधार पे जो हमारे राज्य हैं बटे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह है हमारा राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। उसके बाद राज्यों को जिलों में बांटा गया है, ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया है, क्या है? जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं और तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती हैं, ठीक है। ये आपको तो कल मैंने बताया, जिसके कारण क्या होगा? मैदानों का निर्माण भी होता है। फिर सहायक नदी के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी होती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, तो ये जो छोटी नदियाँ मिलती हैं इसको बोलते हैं सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? तो जो मेन नदी होती है, मेन रिवर होती है, उसकी सहायक नदी हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों के विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद भारत में जो उत्तर वाला क्षेत्र है बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसको जो कि हमारा हिमालय है। हिमालय अति ऊंचाई होने के कारण वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा। वहाँ पे ठंडी जलवायु, जो हवाएं होती हैं वहाँ पे ठंडी होंगी और वहाँ पे बर्फ़ का रूप हम देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है हिमालय। हिमालय जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला हिम और प्लस आलय। इसका अर्थात मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो सबसे उत्तर में है उसको बोलते हैं बृहद हिमालय, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, और इसको अन्य नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। इसको हम जो बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख जाएगा शिवालिक जो श्रेणी है, यह सबसे दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में? तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान कहने का आशय जो हमारे मान लेते हैं भारत है, कुछ इस तरह से यह जो हमारा उत्तरी मैदान हुआ, ठीक है। इसके दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है। मैदान का मतलब ही हुआ समतल। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बना होता है। हमने कल आपको अच्छे से बताया था कि जो मैदान कैसे निर्माण होता है, पठार कैसे निर्माण होता है और पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, कल मैंने इसके बारे में बताया था। फिर बोल रहा है कि नदियों के ये मैदान जो कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ भूमि होती हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में जो हमारा मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह अत्यधिक शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ पे जो हमारी वनस्पति हैं बहुत ही कम मात्रा में, या फिर कहें तो ना के बराबर मिलती हैं। यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पे पानी का अभाव पाया जाता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि जो हमारा जो मरुस्थल होता है, अगर आप देखते हैं कि विश्व की बात करें, विश्व मैप की बात करें, तो अधिकतर हमें जो मरुस्थल दिखाई देते हैं वह जो होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही स्थित हैं। ऐसा कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको जानकारी, अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी नहीं है तो मेरे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि भारतीय जो मरुस्थल होते हैं वह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं। आप यह टॉपिक्स लिख कर मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल के नाम से, तो आपको यह टॉपिक मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो हमारा जो है उत्तरी मैदानों के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार है स्थित है। इसकी आकृति जो त्रिभुजाकार है। हमारा मैप आपको हम दिखाते हैं। जैसे भारत है, भारत का जो ये क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से इसका
आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार, यानी कि उल्टा त्रिभुज आकृति आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इन क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं यहाँ की। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदी होकर गुजरती है, जो कि अपने जो नदी का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में गिराती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूरब में पूर्वी घाट होता है, जो कि अभी हमने आपको मैप में दिखाया। या इससे यहाँ पे ये मान लेते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये जो हमारा ये है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा क्षेत्र है। ठीक है, जो कि असमान है। और जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, लगभग जो हमारा पूर्वी तट है, यह पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा है, उठा हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इन पठारों में खनिजों की अवस्थिति ज़्यादा है। खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे, पठारी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। मैदान यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। इसके आगे कुछ क्षेत्र बचा हुआ है, यहाँ पे मैप में देख लीजिए आप सीधे। यहाँ पे देखिए, यह हमारा रहा पूर्वी घाट, यह रहा हमारा पश्चिमी घाट। आपको इसके बगल में थोड़ा जगह मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे क्या है, मैदान है। कौन सा, पूर्वी मैदान। यहाँ पे पश्चिमी वाला क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है काफ़ी सक्रिय होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो होता है हमारा, वह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कई नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी हुई, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ये नदी अपने मुहाने पे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि जो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं, यह डेल्टा ना बना के यह क्या यहाँ पे मुहाना का निर्माण करती है। ठीक है, हमारी जो पश्चिमी घाट की नदियाँ होती हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह अधिक ऊंचाई होने के कारण इसका तीव्र बहाव होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक दूर चली जाती हैं। और जो हमारी पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं, वह कम ढलान होने के कारण अपने अवसादों को लाके मुहाने पे गिराती हैं। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली जो हमारी नदियाँ हैं, जो कि पूरब से यानी कि अपोजिट साइड में कौन सी नदियाँ बहती हैं, पूरब से लेके पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, जैसे पेरियार है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, पेरियार है। ठीक है, उसका क्या है, भरतपुंजा है, और उसके बाद नेत्रावती है, या फिर एक है सरवती और मंडोवी। ये कुछ इस प्रकार की नदियाँ हैं। आपको मिल जाएगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कुछ इस प्रकार की ऐसी नदियाँ हैं जो कि पूर्व से होकर पश्चिम की तरफ गुजरती हैं। यहाँ पे किंचित नदी ऐसा आपको देखने को ऐसा मिलेगा, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर अपना जो जल है वो अरब सागर में गिराती है। बाकी अलग जो और सब नदियाँ हैं वह पूरब की तरफ बहती हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा था, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल, हम जानते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसको, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस डेल्टा की जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा जो है स्थल का वह भाग होता है जो कि नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे भी एक प्रवाल के बारे में बताया गया है कि प्रवाल क्या होते हैं। तो प्रवाल जो होते हैं छोटे समुद्री जंतु होते हैं, उसके कंकाल जो होते हैं, जो समुद्र पाया जाता है, समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम प्रवाल के नाम से जानते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कंकाल शेष बचता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उसका जो कंकाल बच जाता है, अन्य पॉलिप की वृद्धि इस तरह ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जैसे कि जब पॉलिप मरा तो उसका कंकाल बचा, फिर दूसरा जो पॉलिप मरा उसका भी कंकाल बचा। ऐसे जब एक के ऊपर एक होते होते एक के ऊपर होते ऐसे इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमको एक द्वीप का निर्माण देखने को मिलता है कि एक द्वीप की तरह यह बन जाता है। जैसे कि जो हमारा लक्षद्वीप है कुछ इसी प्रकार प्रवालों के कंकालों से बना हुआ है जो हमारा लक्षद्वीप है, आज आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है, तो इसी से निर्मित है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे यहाँ पे सुनामी का एक फिगर बताया है एक बच्चों के कहानी के माध्यम से। यहाँ पे देखिए सुनामी कुछ इस प्रकार से तूफान की तरह उठता है, कहाँ पे? महासागरों में, ठीक है, जो तरंगों के रूप में उठता है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं, फिर उसके जो कि अरब सागर में है, और एक केरल के तट से कुछ दूरी पे स्थित है जो कि प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण एवं पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह हमारा रहा भारत, यह दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, पूरब वाला ये क्षेत्र हो गया। कुछ इसी प्रकार आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा द्वीप समूह जो है द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद जब सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर आप इस कोस्टल वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह जानना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। अगर नहीं भी रहते फिर भी आपको इस सब के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। सुनामी का एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप जो है समुद्र के अंदर भी आता है और जब इनमें हलचलें होती हैं तो जो तरंगे होती समुद्री तरंगे, इनमें तरंगे लंबी लंबी ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती हैं, जिस कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है सुनामी का रूप ले लेती है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उसके नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन बोला भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों से जुड़ी हुई है वे कौन से जो देश हैं उसका नाम क्या क्या है, यह भी आपको बताना है। कौन से 2 प्रमुख नदियाँ जो है अरब सागर मिलती है, हमने कई नदियाँ बताएं उनमें से आपको केवल 2 ही बताना है, आप इसको बता सकते हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है, तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है। भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, ये आपको बताना है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों है, यह भी आपको कारण बताना है। उसके बाद है लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, यह आपको विस्तार से बताना है, जो कि अभी लास्ट में ही हमने आपको इसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद दिया है मल्टीपल क्वेश्चन। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हिमालय का ही पूछा ना, तो इसका सबसे दक्षिणी भाग क्या है, शिवालिक है। उसके बाद सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरावली को जाना जाता है, नहीं, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। जी बिल्कुल, हिमाद्री तो हमें देखने को मिला है ऊपर वाले हिमालय वाले क्षेत्रों को, वहाँ पे शब्द हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो पाक जल संधि किन दोनों देशों के बीच स्थित है, श्रीलंका एवं मालदीव के बीच, गलत, भारत एवं श्रीलंका के बीच। जी बिल्कुल, पाक जल संधि देखने से ऐसा पढ़ने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच का जो स्थल जल संधि है इसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद बोला है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। तो अरब सागर में पूछा है तो अरब सागर में कौन सा होगा, तो लक्षद्वीप है। और जो ए वाला है, ए वाला क्या है,
यह बंगाल की खाड़ी में है और ये तो अपने देश का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भारत का? तो यह बताना है। नर्मदा नदी जो है किस सागर में गिरती है, यह बताना है। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया, फिर पूछ रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? तो कर्क रेखा आपने बताया था, जो कि 23.5 डिग्री पर होकर गुजरती है। यह चैप्टर समाप्त होगा आज का। तो कल लास्ट टॉपिक है, कल एक लास्ट चैप्टर बच जाता है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, इस जो एनसीईआरटी को क्लास 6 के। उसके बाद हम 7th के स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।